आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1 से 18 तक। तो पहला 4 आर्टिकल जो है ये बात करता है नेम एंड टेरिटरी के बारे में। तो इस पहला 4 को याद करने का एक ट्रिक है कि सबसे पहले बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम रखा गया। तो सबसे पहले नेम और फिर टेरिटरी। ठीक। तो पहला आर्टिकल में पहले नाम रखा गया, दूसरे में फिर बच्चा बड़ा हुआ तो उसका एडमिशन करवाया गया, तो एडमिशन ऑफ स्टेट। फिर तीसरे में बच्चे को स्कूल पसंद नहीं आया तो फिर चेंज किया गया स्कूल, मीन्स अल्ट्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। फिर चौथे में है लॉ अंडर आर्टिकल 2 और 3। ये जो लाल कलर से अंडरलाइन है, बस इसी शब्द को याद रखना है उस आर्टिकल से जोड़ के। जैसे कि 5 से कमेंसमेंट शब्द याद रखना है। क्या होगा? सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय जो भी लोग भारत में रह रहे थे वो सभी सिटीजनशिप हासिल किए। छठे में है जो पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए। सातवें में जो भारत से पाकिस्तान गए उनके लिए। आठवें में जो इंडियन ओरिजिन के थे लेकिन देश से बाहर रह रहे थे उनके लिए। नौवें में जो भी लोग विदेश की नागरिकता ले लेते हैं, वॉलेंट्रली एक्सेप्टिंग सिटीजनशिप, जो भी लोग विदेश की नागरिकता ले लेते हैं उनकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। 10 में है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप, जैसे कि कोई किसी का पिताजी थे भारत के नागरिक तो उसका बच्चा जो है अपने आप भारत का नागरिक हो जाएगा। 11वां में है पार्लियामेंट रेगुलेट द लॉ अबाउट सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के बारे में अगर किसी भी प्रकार के कानून में बदलाव करनी है तो वो पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र में आएगा। अब देखते हैं 12। तो यहाँ से आर्टिकल 12 से 35, 12 से 35 जो है ये आर्टिकल जो बात करता है फंडामेंटल राइट का। हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक। इसमें ये फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया गया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। 12 से 13 ये जनरल है, 2 आर्टिकल। फिर 14 से 18 बात करता है राइट टू इक्वलिटी का, ये सब याद करना है। 19 से 22 राइट टू फ्रीडम। क्वेश्चन पूछ लेगा कि राइट टू फ्रीडम किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में आता है, तो 19 से 22। 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 29 से 30 आता है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। 31 में कुछ लॉज हैं, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज। 32 से 35 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो कि सिर्फ भारतीय के लिए है, ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया। कितने हैं? 5, 15, 16, 19, 29, 30। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो कि सभी के लिए, भारतीय के लिए और विदेशी के लिए भी। ठीक। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ओरिजिनली हाउ मेनी फंडामेंटल राइट वेर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950? सबसे पहले 7 था। राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया। विच ऑफ द फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू फ्रीडम हाँ है। राइट टू इक्वल पे एंड इक्वल वर्क ये नहीं है। कल्चरल है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ये भी है। तो 1, 3 और 4।
इफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन इज इंडिया इज वायलेटेड, तो क्या होगा? आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पर ओनली नहीं होगा, यहाँ पर हाई कोर्ट भी होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों आप जा सकते हैं। Which statement is false regarding fundamental right mentioned in Indian Constitution? False पूछ रहा है। False। तो only आर्टिकल 20 एंड 21 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो यही हो जाएगा आंसर। बाकी फंडामेंटल राइट्स जो है उसको भी सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम पे। जस्टिसिएबल ये सही है। फंडामेंटल राइट निगेटिव नीचे हाँ कुछ हैं। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, हाँ। Which of the following is not a fundamental right after 44th Amendment Act 1978? Right to property। अब पढ़ेंगे आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट की डेफिनेशंस दिए गए हैं। मीन्स स्टेट में कौन कौन आएगा। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट शब्द बोलेंगे तो फिर उसमें कौन कौन से जगह आएंगे, कौन कौन सी चीज़ें आएगी। डेफिनेशन ओनली एप्लीकेबल टू पार्ट 3 एंड 4। आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन स्टेट का दिया गया है वो एप्लीकेबल होगा केवल पार्ट 3 और 4 के लिए। पार्ट ऑफ स्टेट हैं गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो पार्लियामेंट है। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, राज्य की सरकार और विधानसभा। लोकल अथॉरिटी, म्यूनसिपल पंचायत, ये सब जो होती है। अदर अथॉरिटी मीन्स LIC, CID, ये सब आ जाते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव, IAS IPS, और ये सभी हो गए स्टेट एग्जीक्यूटिव। Which article of the Indian Constitution deal with the definition of fundamental right? डेफिनेशन शब्द आ रहा है। डेफिनेशन शब्द आएगा आपको आर्टिकल 12 टिक करना है। Which one of the following is correct meaning of the term state as defined by Article 12? It refer to only government of India, गलत है। It refer only to the government of India and parliament, गलत। It refer to the only government of India, parliament, government, legislature, गलत। तो यही सही होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आता है, पार्लियामेंट भी, अदर अथॉरिटीज भी आती हैं। Which article of the Constitution of India gives a working definition of Indian state? डेफिनेशन का बात आएगा तो आर्टिकल 12। अब चलते हैं 13 में। 13वां आर्टिकल है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। 13वां आर्टिकल जैसे ही आएगा आपको एक शब्द ध्यान में आना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू। इसमें 4 सब क्लोज हैं। पहला प्री कॉन्स्टिट्यूशन। प्री कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब यहाँ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, 26 जनवरी 1950 को। इससे पहले भी कुछ लॉज थे, ठीक। उनको दो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी मीन्स टू सेपरेट और इक्लिप्स टू हाइड, इसके द्वारा छटनी किया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी मीन्स टू सेपरेट, उन लॉज को सेपरेट कर दिया गया जो फंडामेंटल राइट से इनकॉन्सिस्टेंट थे। उनको इसके द्वारा सेपरेट करना मतलब हुआ अलग करना। तो 13(1) में है कि जो भी लॉज फंडामेंटल राइट से इनकॉन्सिस्टेंट होंगे उनको खत्म कर दिया जाएगा। 13(2) में है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात, मीन्स सरकार वैसे लॉज बना ही नहीं सकती है जो फंडामेंटल राइट से इनकॉन्सिस्टेंट होंगे।
13 सब क्लॉज 3 कहता है लॉज एंड लॉज इन फोर्स, मीन्स उस लॉ की बात करता है जो कि फंडामेंटल राइट के बारे में है। 13 सब क्लॉज 4 इसको इंसर्ट किया गया बाय 24th अमेंडमेंट 1971। लॉज made under Article 368 cannot be challenged on the ground that they violate fundamental right। 24th अमेंडमेंट 1971 के द्वारा जो है 13 सब क्लॉज 4 को इंसर्ट किया गया। इसमें यह बात करता है कि आर्टिकल 368 में के अंदर जो भी कानून बनेंगे अगर वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट भी करेंगे फिर भी उसे जुडिशियरी में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। गोलकनाथ केस जो है इससे जुड़ा हुआ है। 13 सब क्लॉज 4 क्वेश्चन पूछेगा कि 24th अमेंडमेंट किससे जुड़ा है, तो गोलकनाथ केस से जुड़ा है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी किसके अंदर आता है? 13 डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अच्छा, इक्लिप्स हुआ मीन्स टू हाइड, जैसे कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज थे वो अगर इनकॉन्सिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से तो वो खत्म नहीं हुए, वो उनको सिर्फ हाइड कर दिया गया। अगर फिर से जरूरत पड़ी उन लॉज की तो वो लॉज इनेक्ट किए जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। Which one of the following authorities is authorized by the Constitution to impose reasonable restriction on fundamental right? तो प्लीज पार्लियामेंट जो है ये इमरजेंसी से फंडामेंटल राइट को कम कर सकती है। Which amendment of Indian Constitution implicitly says that fundamental rights are amendable under the procedure laid down in Article 368? 24 इसका मीन्स क्या हुआ कि कौन से अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फंडामेंटल राइट जो है उनको भी अमेंड किया जा सकता है। किस आर्टिकल से? 368 से। जिस भी आर्टिकल 368 से फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है। ये कौन सा अमेंडमेंट में कहा गया? 24th। In India, judicial system is largely autonomous. The judiciary must use its power under Article 32 and Article 13 to protect the fundamental right। आर्टिकल 13 जो है ये बात करता है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट। ठीक। Which of the following amendment of the Constitution of India declares that Parliament has the power to abridge or take away any of the fundamental right? Article 368 and such an act will not be law under the meaning of Article 13। ये भी होगा 24th अमेंडमेंट। हमने वहाँ पहला क्वेश्चन में पूछा था क्या कि कौन है, किसके पास अथॉरिटी है रिस्ट्रिक्ट करना किसको? फंडामेंटल राइट को। पार्लियामेंट। और देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल सच एन एक्ट। किसको है? पार्लियामेंट को। In which of the following article law inconsistent with or in derogation of fundamental right is mentioned? Article 13। लॉ इनकॉन्सिस्टेंट विथ या फिर डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक। कोई भी लॉ अगर बनता है वो अगर फंडामेंटल राइट से इनकॉन्सिस्टेंट है तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक। ये कौन कहता है? आर्टिकल 13 ऐसी बात कहता है। Which one of the following cases prompted Parliament to enact 24th Constitutional Amendment Act? तो गोलकनाथ केस। Which of the following article does not come under the right to equality of Indian Constitution?
राइट टू इक्वलिटी हमने पढ़ा है 14 से 18 तक है, तो आर्टिकल 13 नहीं आता है राइट टू इक्वलिटी के अंदर। Judicial review means that court of law have the power of testing validity of legislative as well as other government action with response to the provision of constitution। इसमें क्या पूछ रहा है, करेक्ट कौन कौन से हैं? हाँ, तो ये सही है। जुडिशियल रिव्यू जो है किया जा सकता है, कोर्ट के पास ये पावर है तो टेस्ट करना लेजिस्लेटिव और गवर्नमेंट एक्शन को विथ रिस्पॉन्स टू प्रोविजन टू कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स लेजिस्लेटिव या गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से तार्क संगत है कि नहीं है, ये जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, कोर्ट के पास ये पावर है। अंडर आर्टिकल 23 द कंपल्सन ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज डिस्क्राइब। नहीं, ये 13 होना चाहिए था, मतलब ये गलत है और ये सही है। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू is significantly vested upon the High Court and the Supreme Court of India। हाँ, हमने पढ़ा था कि जुडिशियल रिव्यू के लिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो ए एंड सी ओनली। Which of the constitution, which article of the constitution of India declared that law inconsistent? जैसे ही law inconsistent की बात आई तो आर्टिकल 13 होगा। Which article of the Constitution of India give power to judicial review? जैसे ही judicial review आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 ये आता है क्या? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। ठीक, इसमें कितने आर्टिकल हुए? टोटल 5 आर्टिकल हुए। अच्छा, 5 ही जो हैं बेसिस हैं किस बात के, कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, वो 15वें आर्टिकल में आएगा। ठीक, 14वां आर्टिकल बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये ब्रिटेन से लिया गया है, आपको याद रखना है, बिफोर में बी है और ब्रिटेन में भी बी है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है किसने दिया था? डाइसी ने दिया था, ये सब आपको याद रखना है, डाइसी। ठीक, इसमें इतना ही है, क्वेश्चन बनाते हैं। डैश आर्टिकल आर कॉल्ड गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या होगा? 14, 19, 21। क्यों होगा? 14 बात करता है इक्वलिटी का, 19 बात करता है फ्रीडम का और 21 बात करता है राइट टू लाइफ का। तो ये गोल्डन ट्रायंगल है हमारी, 14, 19, 21। हाउ मेनी राइट आर मेंशन्ड अंडर राइट टू इक्वलिटी? 5 राइट्स मेंशन्ड हैं। फ्रेज इक्वलिटी बिफोर लॉ यूज्ड आर्टिकल इन आर्टिकल 14 कहाँ से लिया गया है? तो बिफोर लॉ है तो ब्रिटेन, बी से बिफोर, बी से ब्रिटेन। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वलिटी हैज डैश आर्टिकल इन इट। कितने आर्टिकल है? 5 आर्टिकल है। विच ऑफ द आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल of India are exception to the fundamental right enumerated in 14 and 19। तो आर्टिकल 31A और 31C जो है, ये अगर इसमें जो भी हैं नियम, वो अगर फंडामेंटल राइट को इम्पीच भी करेंगे फिर भी उन्हें गलत नहीं कहा जा सकता है। ठीक, मतलब वो सही ही होंगे। तो इसका आंसर होगा 31A और 31C। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन लॉ आर्टिकल 14 में वो कहाँ से लिया गया है? टेकन फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 की बात करें, आर्टिकल 15 में 5 सब क्लॉज हैं। पहला है स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ
5 पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट हैं? वो 5 पॉइंट है रिलीजन के बेसिस पे, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 पॉइंट के बेसिस स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ठीक। 15 का 2 कहता है सिटीजन भी, इसमें स्टेट की बात की गई और इसमें सिटीजन की बात करी गई कि सिटीजन भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस 5 बेस पॉइंट। 15 का 3 कहता है स्टेट कैन मेक स्पेसिफिक लॉ फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि 15 सब क्लॉज 3 कहता है कि स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेटरी लॉ, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जिससे कि वुमेन और चिल्ड्रन का उत्थान हो, स्टेट लॉ बना सकता है। 15 का 4 इंसर्टेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट। 15 का 4 15 सब क्लॉज 4 ये इंसर्ट किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 1951 में। स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी एंड बैकवर्डली क्लासेस एससी एंड एसटी। स्टेट लॉ बना सकती है किस बात के लिए? एडवांसमेंट के लिए। किसके? एस सी बी सी मीन्स सोशली बैकवर्ड क्लास के लिए और एससी और एसटी के लिए। मिस्टर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। इसमें जब ये सुप्रीम कोर्ट में बहस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन कैप 50% होगा, इससे ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। 15 का 5 इंसर्टेड थ्रू 93rd अमेंडमेंट। इसमें क्या कहा गया? रिजर्वेशन इन प्राइवेट एडेड एंड अनएडेड इंस्टीट्यूशन मीन्स वैसे इंस्टीट्यूशन जिसमें सरकार फंड देती है और जिसमें सरकार फंड नहीं देती है, उसमें भी रिजर्वेशन जो है किसके लिए? इसके लिए होगा। ये किस में कहा गया? 15 का 5 में। कुछ क्वेश्चन करते हैं आर्टिकल 15 से रिलेटेड। विच फंडामेंटल राइट, हमने कौन से फंडामेंटल राइट पढ़ा? डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ा। आर्टिकल 15 जहाँ भी लिखा होगा आपके दिमाग में डिस्क्रिमिनेशन शब्द आना चाहिए। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये 17 में है। इक्वलिटी जो है इन पब्लिक अपॉइंटमेंट ये 16 में आगे पढ़ेंगे। सोशल इक्वलिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरिया यही होगा आंसर। इक्वलिटी बिफोर लॉ 14 में है। सोशल इक्वलिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरिया मीन्स क्या हुआ कि सिटीजन या स्टेट किसी भी पर्सन को उसके जो 5 पॉइंट पढ़ा है उस बेसिस पे किसी पब्लिक एरिया को एक्सेस करने से नहीं रोक सकती है। In which of the following judgment did the Supreme Court put a cap on the upper limit of quota for reservation? Balaji versus State of Mysore. Which article of Indian Constitution provide for making any special provision for women and children? 15 का 3. State shall not discriminate इस बेसिस पे, वो किस में है? 5 में है। 15 में। Which article of Indian Constitution provide protective discrimination for women? ये तो यही है 15 का 3। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। Regarding Article 50, wrong answer. Limited to citizens only। हमने पढ़ा है कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 आर्टिकल सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए हैं। ठीक, तो ये सिटीजन्स ओनली, ये तो सही है। हमसे क्या पूछ रहा है? रॉन्ग आंसर। आर्टिकल 15 सब क्लोज 1 एंड क्लोज 2 बोथ लिमिटेड टू डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन प्लेस ऑफ बर्थ। नहीं, हमने और 3 पॉइंट पढ़े हैं, यहाँ पर 2 ही पॉइंट दिया हुआ है, मीन्स ये गलत है। आर्टिकल 15 परमिट स्टेट टू मेक प्रोविजन एंड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। हाँ, 15 का 3 में। Article 15 also permit a state to make any special provision for SC and ST। हाँ, ये भी है 15 का 4 में। Which part of Article 15 enable government to make a special provision for? ये तो 15 का 4 में है। अब 16 पढ़ते हैं। आर्टिकल 16 में बात किया गया है एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट के। 16 का 1
इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी शब्द आए, एम्प्लॉयमेंट आए, अपॉइंटमेंट आए, तो आर्टिकल 16 दिमाग में आना चाहिए। अपॉर्चुनिटी शब्द आएगा तो ये वन याद आना चाहिए कि वन होगा 16 क्लॉज 1 में। 16 क्लॉज 2, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ, ये 7 पॉइंट, इसमें 7 पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन वहां पर क्या था, 15 सब क्लॉज 1 में था, उसमें भी था स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, और यहाँ भी है स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। पर उसमें था कि आप किसी पब्लिक एरिया में या फिर कोई स्कीम बना रहे हैं तो स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। यहाँ पर बात है कि सरकार स्टेट एम्प्लॉयमेंट में और पब्लिकेट में अपॉइंटमेंट में ये सब काम करने में, एम्प्लॉयमेंट देने में स्टेट इन 7 बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। यहाँ पर डिसेंट और रेसिडेंस, निवास स्थान, ये 2 पॉइंट और हैं। 16 का 3 कहता है रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, मीन्स अगर कोई गरीब वाला एरिया है जैसे छत्तीसगढ़ का बस्ता है, तो वहाँ पर सरकार रिजर्वेशन दे सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। यहीं पर बोला कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, और अगले में ही रिजर्वेशन दे रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव रिजर्वेशन है, ये ध्यान में रखना है। 16 का 4 SC ST की बात करता है, 15 का 4 भी SC ST की बात कर रहा था। 16 का 5 मेंबर ऑफ ऑफिस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मीन्स कोई अगर एक मंदिर है, ठीक, उसमें जो ऑफिस हैं उसके मेंबर हिंदू ही होंगे, ये जो है सही है, ये वॉयलेशन नहीं करता है 16(1) और 16(2) का। ये बात किस में है, 16 सब क्लॉज 4 में है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 103 अमेंडमेंट जो है किसमें किया गया था, तो 15 और 16 में किया गया होगा, 15 और 16 में, ठीक। ये तो हो गया अनटचेबिलिटी, ये तो नहीं होगा, टाइटल भी नहीं होगा, इक्वलिटी भी नहीं होगा, तो 15 और 16 ही होगा। 16 बात करता है ये आरक्षण का, और 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन का। Under which article can Parliament set a condition for employment within state or union territory? तो 16 जैसे ही आएगा एम्प्लॉयमेंट के बाद तो मारेंगे, ठीक, 16 में। Which right to candidate belonging in caste employment opportunity, 16 का 2, यहाँ पर एक ही है 16। अच्छा देखो, हाँ तो बहुत 7 पॉइंट किस में डिस्कस किए गए थे, 16 में। Which article of the Constitution of India guarantee equality of opportunity for all citizens? 16 सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सेम क्वेश्चन, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सेम क्वेश्चन। अच्छा इसमें देखो इक्वलिटी बिफोर लॉ ये होगा, इक्वलिटी पब्लिक अपॉइंटमेंट, टचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन। 16 इसी में अगर आप आर्टिकल 17 और 18 में बस आपको ये दो शब्द याद रखने हैं, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी और एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आपको मतलब ध्यान रखना है कि इक्वलिटी की बात, इक्वलिटी की बात 14 से 18 में की गई है, जो कि 5 आर्टिकल है, ठीक। इसमें कितने प्रकार की इक्वलिटी है, तो 5 प्रकार की इक्वलिटी है। थैंक यू।